घोषित करे या भारत के संविधान में लिखित आदिवासी समुदाय के मूल प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखित कार्य में अनुरूप कार्य इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी 13 अनुच्छेद 372 जो आपके तुम कहते हैं ना कि 1950 के पहले कानून खत्म हो गए पर 272 को वापस सुरक्षित करना ये जजमेंट अभी लेटेस्ट आया है नागालैंड में। हां तो पूरा तो सामने ऑर्डर है। अनुच्छेद 13 में लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 7 ABC ए मतलब ब्रिटिश इंडिया, बी मतलब इंडियन स्टेट राजा महाराजा रहते थे, सी ट्राइबल एरिया जहाँ पे ट्रीटी और एग्रीमेंट हुआ ग्राम सभा को मानना होगा तो ही यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा अन्यथा नहीं रहेगा। अगर ऐसा है एग्जीक्यूटिव पावर आदरणीय महोदय मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ आप राजपत्र दिखा दीजिए शेड्यूल एरिया में आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिला राजपत्र बराबर है ना मैं सर आप जो है अनुच्छेद 205 वैलिडिटी दिया वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन कि अगर ये मोबाइल हटाओ यार जरा वैलिडिटी यहां से समाप्त होगा संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुसार कार्य नहीं करके अरे चिल्ला मत ये लाइव कर रहे हो क्या नीचे बैठ जाओ सर नीचे बैठ जाओ यार ठीक है ना उन्हें अरे पास से वाला नहीं मानी ना संविधान एक देखिए हमरा भारत अर्थात राज्यों का और उसमें 3 में लिखा है अधिक पहले 27 आज संपूर्ण खुल के बोलना पड़ रहा है इसके साथ प्रिवेट है कार्यपालिक न्यायपालिक विधायिका अगर नहीं मान रहे हो ग्राम सभा तो आप कार्यपालिक न्यायपालिका विधायिका समाप्त कर हमारी ग्राम सभा को आप सब छोड़ दीजिए और आप यहाँ से है ना निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करते हैं जबकि आपको एग्जीक्यूटिव पावर यह आरटीआई हमने आपके कलेक्टरेट में जीवन पांडव ने डाली थी और पिंटू भाई ने कि एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ तो इन्होंने साफ लिख के दिया इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप जमीन अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं महोदय साफ लिख के दिया है। तो और फिर अनुच्छेद 19 में ये भी है कि जहाँ एक भी आदिवासी रहता है वहाँ विद्यमान विधि काम करती है विद्यमान विधि जहाँ काम करती है वहाँ तो राष्ट्रपति ने लिखा है कि 153 मोदी जी का तो नहीं मोदी जी का तो नहीं मोदी जी का तो फिर आप आदिवासी किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं मुझे सारा चीज समझ नहीं आ रहा सदियों से जनजाति ब्रिटिश शासन की क्षेत्रों में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 स्थानीय कानूनों को अभी भी एग्जिस्टिंग लॉ बना करके यथावत रखा गया है। तत्पश्चात इन्हीं जनजाति क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 विशेष प्रदान किया गया है जिस संविधान का आप नहीं कर रहे आप कर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजाति क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिक विधायिक और न्यायपालिका व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का जिसमें विधि को बल है रूढ़ी प्रथा को विधि का बल विधि मतलब हमको संविधान का बल है और आप कह रहे हैं 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 पर रजिस्ट्रिंग लॉ बना के लगाया 1860 आईपीसी तो आपका वही है ना 1860 धारा 5 जिसमें स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करता। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898-1973 के अध्याय 1 पैरा 2 के तहत सभी तरीके दीवानी और फौजदारी मामलों का न्यायिक प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से होता है। पिछले कुछ महीनों में लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा ये बात उठाई जा रही कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भारत की कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आदिवासी क्षेत्रों से क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक अधिक क्षेत्रों में लगाया जाए अन्यथा ये क्षेत्र भारत के अधिकारित्व से स्वयं अलग कर लेंगे। देखो ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसकी अवलोकन किया है
और इनका उन्होंने 12 मई 2012 को एक रिपोर्ट आई है जनजाति की, उसमें लिखा है कि हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि जनजाति जो समुदाय है उस पर कौन सा मतलब कानून अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि देश में दो जनता है। आपका 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा है कि देश में दो जनता, एक साधारण है एक असाधारण है। आपका गजट जो निकलता है वो तो असाधारण निकलता है, और कुछ देश में देशेज हैं और एक असाधारण जनता है। और उसमें कहा है कि आदिवासी स्पेशल कहा है महोदय कि आदिवासी समुदाय इस देश का जो है रियल ओनर है, और 98 जो है उसमें स्पेशल शब्दों में आक्रमणकारी और अप्रवासी शब्दों उपयोग किया है। उन्होंने मार्कंडेय कार्टन ने ये भी कहा है कि इनकी इज्जत की जाए, इनकी संरक्षण किया जाए, इनकी जमीन बचाई जाए, इन्हें पेड़, इनकी बकरी, इनकी गाय भैंस को सुरक्षा दी जाए। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप हमारी जमीन ले रहे हैं, तो ये गलत है। जैसा कि ज्ञात है, 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति हेतु सम्मेलन संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यक्रम में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने देश में 3 तरह की व्यवस्था चलाई थी, जो आपको ज्ञात है शायद। एक जो है यूपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, और पीएससी के लिए ब्रिटिश इंडिया जहाँ अंग्रेजी शासन था, संविधान अनुच्छेद 1 का जो भारत है वही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन B, ट्राइबल एरिया जो 3 है, सेक्शन 7C जो 3 है, और ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान अनुच्छेद 1 और 3 जो मैंने आपको बोला, तकरार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर ये कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया कि फॉरेन सिटीजन एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीति आरक्षण दे दिए और हम पे राज करेंगे। अब हम जागरूक है ना, स्वशासन चला सकते हैं, और सब लगा लेंगे। हमको आपकी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है और आपकी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। बेग लोगों ने आरक्षण दिए बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे, ये स्टेटमेंट है। 26 में आपको पार्टी में स्टेट 1950 में ये जो 5 के गांव है ये मंडी के 52 आप चाहें तो जनजाति कार्यालय के आयुक्त लीडर उनसे पूछिए, उन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया कि 52 का अनुसूचित क्षेत्र है। कलेक्टर सर ठीक नहीं बोल रहे हैं। 1950 में संपूर्ण सेवा अनुसूचित क्षेत्र में घोषित है। यहाँ आज तक सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो राजपत्र दिखाए, राजपत्र आज दें, हम आप साथ से मिल जाएंगे, हम राजपत्र दें। क्यों दादा, हमको राजपत्र चाहिए, कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं है। अगर हुआ है तो प्रूफ हमको राजपत्र पेश करें। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र जनजाति कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुसूचित जनजाति में नहीं, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है, और ये वेदांत जजमेंट में कहा है। इसके बाद भी ग्राम सभा का उल्लंघन पारंपरिक, और हर 18 साल का एक लड़का ग्राम सभा का सदस्य है। और जहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि ये लिया गया वो लिया, आपके सामने गाँव वालों ने कहा कि कोई साइंस किया है कि वो फर्जी है, आप बोलिए फर्जी किया क्या था, आदेश निरस्त करो। महोदय ये जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका माध्यम से चल रही इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एटलीस्ट इवन एसपी साहब, मैंने आपके कार्यालय में ये आरटीआई डलवाई थी प्रिंटू मुनिया के नाम से, उसने कहा है कि शेड्यूल एरिया में एक सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें भी ये लिखित है जनजाति कार्यालय को दी और वहां से आया इस बारे में आपको जानकारी नहीं। तो आईपीसी लगा लोगे तो सीआरपीसी में दंड देगो कैसे, समझ में क्या आ रहा है हमको। अगर आप इसका हमको सारा चीज राजपत्र के माध्यम से दिखाएं। समस्या निम्नलिखित है। रतलाम ग्रामीण के 6 गांव में औद्योगिक निवेश इंटरनेशनल कॉरिडोर आ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमसे ये होगी कि हमने कॉरिडोर को हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर हम इस बार भी इस कॉरिडोर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि एक ग्राम सभा से उन्होंने अनुमोदन नहीं लिया है। इसीलिए हमारे साथियों को इन्होंने सेडिशन क्या बोला, देशद्रोह बोल के अरेस्ट करवाया था। ये हमारे पास सबूत है। कोर्ट ने बोल दिया कि संविधान की बात करना देशद्रोह नहीं है, फिर आप कैसे देशद्रोह ठोक रहे हैं। तो रतलाम ग्रामीण के जो कॉरिडोर में आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी एब्रोजिनल सर भूरा जो संहिता की धारा 165(6) में स्पेशल मेंशन किया है एब्रोजिनल शब्द, मतलब मूल निवासी, मूलवासी। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि देश में एक मालिक परिवार है, फिर तो आपको मानना चाहिए, हम तो प्रथम नागरिक है ना इस देश के। फिर गांव में देखिए, बिगड़ोद में 724 यानी कि 724.23, सरवरी खुर्द में 28.660 हेक्टेयर, जामथोन 2.1500, जुलवानिया में आपका 87.030, रामपुरिया में 5.9, पलसोड़ी में
634.523 और दूसरा ये जमींदारी, इसको अविलंब आप रोकें। और इसके बाद और सवाल आ रहे हैं। अब दूसरा सर, 5000 की जनसंख्या में लड़कों ने और वहां के गांव वासियों ने पूरे कपड़े निकाल के आंदोलन किया। बुनिया खेड़ी डैम प्रस्तावित, जिसमें 14 गांव अनुसूचित क्षेत्र, ये तो है ही, ये है। और आपने ज्ञापन दिया, उसको भी ठीक से उछाल रहे हैं कि बुनिया खेड़ी डैम बनाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? इसमें 14 गांव संपूर्ण आदिवासियों ने विरोध दर्ज कराया था, फिर भी नोटिफिकेशन कैसे नहीं हुआ? ये तो 13(2) में भी हुआ है कि भाई अगर कोई सा कानून भी ऐसा बनता है तो आप रद्द नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव आप पे इस प्रकार के होना ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो हम आप पे विश्वास करते हैं कि हमको न्याय बराबर मिले। अगर एग्जीक्यूटिव पावर का अगर विस्तार हुआ है तो इसमें किसी भी प्रकार से ग्राम सभा से कोई एनओसी नहीं ली गई। ये बुनियाखेड़ी वाले डैम पे एनओसी नहीं ली गई महोदय। गांव वाले पूछ लीजिए, सरपंच, पुराने सरपंच भी बैठे हैं, नए सरपंच भी बैठे हैं, गांव वाले भी बैठे हैं, ठीक है। एनओसी नहीं लगी। अगर ली भी गई है तो किसी गांव से, तो किसी ग्राम सभा के सदस्य को नहीं मालूम आता, ये फर्जी हुआ। अभी ग्राम सभा के प्रस्ताव संलग्न है, हमने लगा है। पारंपरिक ग्राम सभा के प्रस्ताव भी जो संलग्न 25/6/2021 को निकाले गए आदेश में लिखा गया है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आपने उसमें दर्शाया गया। जबकि 5 जुलाई 2021 को 4000 लोगों के साथ विरोध दर्ज कराया था। इससे बड़ा आपत्ति क्या हो सकता है? तो उसका कोई परिणाम नहीं आया। मतलब ये सारे कहां कौन से कचरे के डब्बे में जा रहे हैं हमारे ज्ञापन। इसीलिए महोदय संवाद हमारा बन रहा है। आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार लगा गया और जानकारी ये पिंटू भाई लगाई है, पिंटू मुनिया ने। क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है? एसडीएम साहब जो सेलाना में नए आए थे, उनका नाम नाम नहीं जान पा रहा, उनको भी आईडी लगाई थी। तो ये आया कि दर्शाई गई अनुसूचित क्षेत्र में दर्शाई गई शासकीय जमीन का मालिक कौन है? तो जानकारी में आया कि हमको तो पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो तुम अधिकृत कर कैसे रहे हो? ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप बिना नहीं तो आप बिना सभा के जमीन ले कैसे रहे हो? महोदय, अनुसूचित क्षेत्र को भारत संविधान के अनुच्छेद 244 में परिभाषित किया गया है। पत्रकार सबसे बड़ा है। 1920 को बोलता है एक भी आदिवासी को परिभाषित किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमको जोड़े नहीं सके, जोड़ेंगे देखना सारे मिल जाएंगे। नहीं रहने से भारत के सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करते हुए जजमेंट दिए। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची मानना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरमनेटी बनाम 1988 अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। और उसमें यह भी कहा अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी को रजिस्ट्री भी नहीं होती है, वोट भी नहीं कर सकते। हम उसको चैलेंज करेंगे, पर 1 इंच भी जमीन नहीं है तो आपकी जमीन आप दर्शा कैसे रहे हो? 1950 के पहले का सरकारी रिकॉर्ड हमको दिखाइए, बराबर ना? 1950 से पहले जमीन का बाप था कौन? उच्चतम न्यायालय के समता जजमेंट 1997 अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है, तो आप भी एक व्यक्ति हैं। अगर हमारे क्षेत्र में आपको जमीन लेनी तो आपको आदिवासी होना चाहिए। क्योंकि आप आदिवासी नहीं है तो आप जमीन ले कैसे रहे हैं? उच्चतम न्यायालय फैसला बनाम कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 का 8% इस देश का मालिक है, बाकी इमिग्रेंट है। ये तो आप बाइटगंज काटू का रिव्यू पिटीशन करिए, वहीं हमको तो कंफर्म हो गया है कि हम इस देश के मालिक हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बनाम 8 जुलाई 2013, जिसका जमीन उसका खनिज, कम पत्थर भी आप रेत भी वहाँ माहीपुल में रेत हमारी ग्राम सभा निकालते हैं तो आप तो फटाफट ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं, ये गलत है। स्टेट ऑफ बिहार में इसमें ये भी है दादा एसपी सर, इसमें था कि रेलवे स्टेशन पे किसी प्रकार का कुछ मतलब अनहोनी हुई थी, वो अनुसूचित क्षेत्र में चले आज कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में, इसलिए आप लोग इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा भी है पर हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नरेश चंद्र बोस वर्ष स्टेट ऑफ नागालैंड में कहा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सुरक्षित रखा है, वो भी 372 के तहत। अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता वो देशद्रोही है। अर्थात आप हमारी ग्राम सभा को नहीं मानते तो हम पिटीशन लगाएंगे कि आप देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं। और आप
आपका ये जगपाल सिंह बना पंचायत शेड्यूल एरिया के लिए नहीं है। इसमें एमआई बिल्डर्स वर्सेस राधेश्याम साहू 1996 में 6 एसएससी 4 सीट पर बिना ग्राम सभा के खाली पड़ी जमीन पर 100 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए और तोड़ दिया गया, क्योंकि खाली पड़ी जमीन गांव की है, न कि सरकारी है। जो कि पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला वो जमीन तो पलसोड़ी की है, आपकी कैसे हुई? ये चीज है। महोदय, उपयुक्त जजमेंट को देखकर बस समता जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 76 में सरकार के एक व्यक्ति के समान है। भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अनुसार आदिम जनजाति और अबोरिजिनल पीपल की जमीन गैर जनजाति को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो क्या आपकी सरकार आदिवासी है? अगर फिर भी सरकार इस प्रकार का रूपांतरण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रामारेड्डी बनाम 1988 बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एक भी जमीन नहीं है। तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कैसे कहां से आई, इसका माननीय राज्यपाल का हमको गैजेट दिखाए, वो दिखाना ही पड़ेगा महोदय। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांत अनुसार न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो हमारे जमीन हमारे ग्राम सभा की आपके अनुमति के बिना आपकी सरकार की नहीं है। अतः हमारी ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा का अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का बल प्राप्त है। अतः हमारी ग्राम सभा को विधि यानी न्यायपालिका कार्यपालिक व्यवस्था का बल हमारे पास है। आप लोग आपका अधिग्रहण नोटिस वापस लीजिए। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विधान विधि प्रवृत्त विधि को कमजोर करने के लिए कोई संशोधन हुआ है, आप कह रहे हैं पैसा इकट्ठा या वो आया फलाना आया ढिमका आया, तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जनजाति के विरोध करने पर यह ऑटोमेटिक शून्य हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय कैलाश बनाम महाराज 5 जनवरी की 2011 के 8% देश का मालिक है, बाकी आक्रमणकारी विदेशी संतान है, वो उसमें लिखा है। इसमें हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं आप। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे 92% लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमें आदिवासी को कोई बेदखली प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। फिर भी आप भी उसी 92% में से हैं, और आप जो शपथ लेते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि संघ की लेते हैं, तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि आपका हमारा सम्मान संरक्षण और हमारी भैंस गाय बकरी और हमारे आदिवासियों को सुरक्षित रखने का आपको जिम्मेदारी बनती है। आपको एक करना पड़ेगा, आप ये गलत कर रहे हैं महोदय। अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है, तो आप भी जानते हैं। अगर कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह है, अर्थात हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो हम ग्राम सभा आपको देशद्रोही ठहराएगी। और ये सूरज कुमार एसडीएम 6 महीने जेल करके आए हैं जमशेदपुर के अंदर इसी ग्राम सभा वाले मैटर के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 48 ये तो नॉर्मली है, ये सब पढ़ाया जाता है। 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय और संबंधित नस्लों के लिए उनके वध प्रतिशत करने के लिए कदम उठाया जाएगा। यहाँ तो आप सारी गाय जो कितनी 50-60 हज़ार गाय वहाँ बकरी ले रही है उनको निपटाने की सोच रखे हैं, ये गलत है। हाँ, हमने अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जमीन का प्रस्ताव अवलंबन रद्द करें, अन्यथा हमारे अनुसूचित जनजाति परिवार को आपकी सरकार और आप पर आपके प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेद से कानून के माध्यम से स्वयं को अलग करने की कोशिश करेंगे। संदर्भित दस्तावेज मैंने स्पेशल लिखे हैं, google.india.कानून पे मिल जाएंगे, आप इसमें सर्च करिएगा। ये सारा चीज़ हम आपको ज्ञापन। परवीन भाई ये ग्राम सभा का जो प्रस्ताव वगैरह है वो मुझे दे दीजिए, 13 प्रस्ताव हम आपको दे रहे हैं। परवीन भाई कहाँ हैं? पहले वाला जवाब, पहले वाला जवाब। परवीन भाई आइए। अब ग्राम सभा को आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आप जितना हमको चाहिए हम आगे भाई आप नीचे आइए। कलेक्टर साहब भी बोलेंगे, आप थोड़ा चुप रहिए। कलेक्टर साहब भी बोलेंगे, चुप रहिए। चुप रहोगे तभी वो बोलेंगे। ओरिजिनल दीजिए आपको भाईजान कैमरा में देखिए थोड़ा सा। भाईजान आपका कैमरा। ये ज्ञापन कौन सी ग्राम सभा? ये ग्राम सभा सारे लेटर लेके देखो, ये ग्राम सभा है। आप चैलेंज हम कर सकते हैं, ये चीज़ गलत है।
हमको समाधान 15 दिन के अंदर चाहिए, अन्यथा हम वापस यहीं आ जाएंगे। सर हम लोग ज्ञापन देने नहीं आए, आपसे जवाब पूछने आए। बोलना तो पड़ेगा। कलेक्टर साहब कमिटमेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है आप लोगों का ज्ञापन है, चूँकि मेरे माध्यम से जाना है कलेक्टर काम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल महोदय को, तो मैं इसको भेजने की कार्रवाई करूँगा। और दूसरी बात ये जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो इसका मैं आपको इसका जवाब इसको मैं दूंगा। पत्थर के सही सर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों की जो बात है उनकी बात का जवाब देंगे। सर आपको जवाब देना पड़ेगा सर।